हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुषी जैन विद्योदय के साथ लाई हूं आपके लिए एक ऐसा सेशन जो कि इकोनॉमिक्स के सारे ही फॉर्मूलेस कवर करने वाला है। सो यू हैव टू स्टे विद अस एंड यू विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ होल इकोनॉमिक्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूले से। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो डिमांड की यूनिट है उसके सारे ही फॉर्मूलेस हम पहले देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नाउ व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, जब भी प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पे जो भी उसका असर आ रहा है, जब उसी को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूले हैं, उसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज मेथड हमारा ये बताता है कि कैसे हम सारी ही चीजों को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप दोनों के रेशियो ऑफ चेंज से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या बता रहा है। कितने परसेंट प्राइस के चेंज होने पर कितने परसेंट से डिमांड में चेंज आएगा, ये परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज चेंज निकाला जा सकता है। तो जब भी न्यू क्वांटिटी में ओल्ड क्वांटिटी को डिडक्ट करके ओल्ड क्वांटिटी से डिवाइड किया जाएगा और ऑब्वियसली इंटू 100 किया जाएगा, बिकॉज हम सारे ही चेंज को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से परसेंटेज चेंज निकाला जा सकता है। फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनता है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। फॉर्मूले को हम आगे और डिराइव करेंगे। यहां पर 100 से 100 कट हो सकता है। जो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी है उसे चेंज इन क्वांटिटी बोला जाएगा। सेम जो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस है उसे चेंज इन प्राइस बोला जाएगा। तो जो हमारा क्रक्स फॉर्मूला है वो बन जाता है चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय चेंज इन पी। अभी हम जानेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो 3 स्टेप में बताया गया है। एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो तीनों ही स्टेप्स यूज हो सकती है। नाउ व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इन 3 में से कौन सी स्टेप को हमें यूज करना है। सो ए हो सकता है कि आपको दोनों ही तरीके परसेंटेज चेंज ऑलरेडी गिवन हो, प्राइस का परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज, तो केवल हम डिवाइड करेंगे दोनों को और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा। बी हो सकता है कि आपको सारे तरह के डाटा गिवन हो, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी। अगर चारों ही तरह के डाटा गिवन है तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इजीली इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ सी, मेनी अ टाइम इट हैपेंस दैट they give you elasticity already in the question, elasticity given है और इनमें से किसी एक डाटा को कैलकुलेट करना है। वेल इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप ये सेकंड डेरिवेशन को यूज करें। इससे जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी वो आप इजीली इलास्टिसिटी को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट एक ऑप्शन तरह का क्वेश्चन ये भी आता है जिसमें किसी एक चीज का परसेंटेज चेंज गिवन होता है और किसी दूसरी चीज की होल इंफॉर्मेशन न्यू ओल्ड बताई होती है। उस केस में क्वेश्चन को करने का तरीका, नोट माय वर्ड्स, उस केस में क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा कि हम पहले उसका परसेंटेज चेंज अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो से फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है और न्यू एंड ओल्ड प्राइस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, न्यू एंड ओल्ड प्राइस से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे और वो निकालने के बाद दोनों को डिवाइड करके इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो एज आई सेड, हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं सारे ही फॉर्मूलेस and one question practice for each formula. Let's move towards the question practice for this formula. यहां पर हमारा क्वेश्चन है, the price of a commodity decreases from ₹6 to ₹4। तो यहां पर डाटा हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। बताया हुआ है कि जो प्राइस है वो 6 से हो जाती है 4, मतलब जो ओल्ड प्राइस है वो 6 है, जो न्यू प्राइस है वो है 4। आगे बढ़ते हैं। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है 10 to 15, मतलब जो ओल्ड क्वांटिटी है वो है 10 एंड जो न्यू क्वांटिटी है वो है 15। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू कैसे आते हैं। अगर हमारे चारों इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, जो कि क्या बताता है, चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय चेंज इन पी। अब क्वांटिटी का चेंज अगर मैं यहां से नोट करूं तो न्यू माइनस ओल्ड 5 है, होल के अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी अगर हम देखें तो 10 है, इंटू करेंगे ओल्ड प्राइस जो कि 6 है और जो प्राइस का चेंज है वो है -2। जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगी तो यहां पर जो ये मेरी इलास्टिसिटी आ रही है वो आ रही है -1.5। -1.5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बता रहा है इलास्टिसिटी का कि जब जब हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे, चूंकि प्राइस एंड डिमांड इनवर्स रिलेट करती है, इलास्टिसिटीज यूजुअली 100%, 99% माइनस में ही आएगी। सो इलास्टिसिटी का ये नेचर है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जो इलास्टिसिटीज हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। आगे देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मूला पूरी तरह से कवर हो चुका है। इलास्टिसिटीज को ही निकालने के कई सारे फॉर्मुलेज हैं। हम अब सेकंड फॉर्मूले के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं और उस सेकंड फॉर्मूले को समझने से पहले हम यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। इट इज अगेन अ काइंड ऑफ फॉर्मूला विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्लोप्स होते क्या हैं। किसी भी ग्राफ को जब बनाया जाता है तो स्लोप क्रिएट होता है। व्हेनेवर वी मेक एनी टाइप ऑफ ग्राफ, देयर इज अ स्लोप व्हिच इज क्रिएटेड इन द ग्राफ्स।
ये जो स्लोप्स हैं किसी भी ग्राफ के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कॉमन यूज होता है, केवल डिमांड के लिए ये फॉर्मूला है ऐसा नहीं है। किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस में किसी भी तरह के चेंज को जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चेंज से डिवाइड किया जाएगा तो उस ग्राफ का स्लोप पता लगाया जा सकता है। अगर आप इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालना चाहते हैं, अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप या टोटल यूटिलिटी का स्लोप निकालना चाहते हैं, या आप डिमांड या सप्लाई का स्लोप निकालना चाहते हैं, किसी भी स्लोप को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चूंकि डिमांड कर्व में वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो जो डिमांड ग्राफ का स्लोप है वो बनेगा चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू। नाउ अगेन एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, चूंकि प्राइस एंड डिमांड आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्लोप इनवर्स रिलेशन बिटवीन बोथ द फैक्टर्स बताता है। तो चलिए यहां पर हमने एक फॉर्मूला कवर करा, एक कॉन्सेप्ट कवर करा जो कि स्लोप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्लोप्स चेंज को बताते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चेंज को। जो भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज हो रहा है वही उसका स्लोप होता है। सेकंड इलास्टिसिटी के फॉर्मूले के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। फॉर्मूले का नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहीं बच्चों का ये कंफ्यूजन का टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हर तरह का फॉर्मूला उस मैटर ऑफ थिंकिंग के बारे में बताता है कि किस फैक्ट से रिलेटेड हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलास्टिसिटी। तो से फॉर एग्जांपल यू हैव नॉर्मल डाटा की प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, डिमांड इससे इतनी चेंज हुई है, तो आप परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं। बट मेनी टाइम्स जो सेंसिटिविटी है टॉपिक की वो कुछ डिफरेंट होती है, उसके कारण यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मुलेज यूज किए जाते हैं। इस टॉपिक की सेंसिटिविटी ये बताती है कि जब भी बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना होता है, मतलब मी बीइंग अ प्रोड्यूसर ये जानना चाहता है कि एक स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट मेरी प्राइस का चेंज मेरे गुड की डिमांड को कितना बदल सकता है। जब मुझे ये स्मॉल चेंज को रिकॉर्ड करना होगा तो दूसरे फॉर्मुलेस को ना यूज करते हुए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज करूंगी। इसे किसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट पर भी कैलकुलेट किया जाता है, डिमांड कर्व के एक पॉइंट पर भी कैलकुलेट किया जाता है। जो पर्पस है इस फॉर्मूले को यूज करने का वो स्मॉल चेंज है। आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला क्या बताता है, फॉर्मूला ये बताता है सिंपल सा वैसा ही फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट सेम बात बता रहा है कि कितनी प्राइस के चेंज होने पे कितनी क्वांटिटी में चेंज आया है। फॉर्मूला ये है dq by dp into p by q। नाउ व्हाट dq स्टैंड्स फॉर, dq स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, dp स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। डेरिवेटिव का मतलब चेंज ही होता है, तो प्राइस का चेंज, क्वांटिटी का चेंज क्या आ रहा है जिससे डिमांड में बदलाव आ रहा है, उसे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। एक और फॉर्मूला यहां पर बनता है जिसे हम बोलते हैं 1 by स्लोप इंटू p by q। चूंकि एक डिमांड ग्राफ के किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाली जा रही है एंड ये पॉइंट किसी स्लोप से ही क्रिएट हुआ होगा, ग्राफ स्लोप से क्रिएट होते हैं, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 1 by स्लोप इंटू p by q। अभी इसी फॉर्मूले को अगर आगे मैं डिराइव करूं तो अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन p by चेंज इन q। तो स्लोप की जगह अगर मैं चेंज इन p by चेंज इन q लिख दूं तो फर्दर डिराइव हो रहा है फॉर्मूला। अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो फॉर्मूला बन गया चेंज इन q by चेंज इन p इंटू p by q। वही फॉर्मूले को रिपीट यहां पर हम ले आए डिराइव करके। केवल चेंज इन क्वांटिटी ग्राफिकल भाषा में डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी से जानी जाती है, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, dq by dp into p by q। एंड स्पेशली इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगता है, क्यों, क्योंकि ये स्लोप से डिराइव हो रहा है एंड डिमांड कर्व का स्लोप चूंकि नेगेटिव होता है इसीलिए इस फॉर्मूले में क्या साइन लगता है, नेगेटिव साइन लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के क्वेश्चन की टुवर्ड्स। इसी टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली प्रैक्टिकल ना आते हुए कंसेप्चुअल आता है, बिकॉज मैंने बताया है इस टॉपिक की एक सेंसिटिविटी है जो कि ये बताती है कि किस टाइम पे पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होगा। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं एग्जाम में उसी क्वेश्चन का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन है पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। इनमें से कौन सी सिचुएशन में पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज किया जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जो बुक स्टोर है वो अपने गुड्स की प्राइसेस को डबल करना चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि बुक्स की प्राइसेस को डबल कर दे, पहला चीज। दूसरी, एक रेस्टोरेंट है जो कि चाह रहा है कि अपनी प्राइसेस कम कर दे और जितनी भी एक्सपेंसिव डिशेस हैं उनकी प्राइस ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस कर दे। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो चेंजेस हैं और चेंजेस कंपैरेटिवली हमें बहुत लार्ज लग रहे हैं। आगे देखते हैं, एक ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है जो कि देखना चाहता है कि अगर वो कार की प्राइस 50,000 से चेंज कर दे तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। अभी चार ऑप्शन में अगर हम देखेंगे किस ऑप्शन में पॉइंट इलास्टिसिटी यूज की जाएगी, तो पॉइंट इलास्टिसिटी हमेशा उन जगहों पे यूज की जाती है जहां जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस का डबल करना स्मॉल चेंज नहीं बताता।
सेकंड वाले ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहां पर अगर प्राइस 50% से रिड्यूस हो रही है तो ये भी जो चेंज है वो लार्ज चेंज को शो कर रहा है। वहीं पे अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो जब कार की प्राइस हम 50,000 से रिड्यूस कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्मॉल चेंज है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द कार। जो कार्स हैं वो ऑलमोस्ट 8 लाख 10 लाख में आती है और 10 लाख के कंपैरिजन में 50,000 एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। तो स्मॉल प्राइस के चेंज से डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर मुझे ये पता लगाना है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करता है वो है ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। अब इस फॉर्मूले की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब भी मुझे किसी ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट्स की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना होगा तो मैं हमेशा कौन सा मेथड यूज करूंगी, ज्योमेट्रिक मेथड। दैट मीन देयर इज अ सिंपल डिमांड कर्व और मुझे देखना है कि उस डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटीज हो सकती हैं। तो उन्हीं ग्राफ्स की अलग अलग पॉइंट की इलास्टिसिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो सिंपली उस पॉइंट के लोअर सेगमेंट को जब अपर से डिवाइड किया जाएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम अगर मिड पॉइंट की बात करें, ग्राफ का ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर से डिवाइडेड है, तो इस मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा 1 होगी। रीजन, यहां का लोअर सेगमेंट यहां के अपर सेगमेंट से इक्वली डिवाइडेड है। तो जब इस मिड पॉइंट पे लोअर एंड अपर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे एंड बिकॉज इट इज इक्वली डिवाइडेड तो यहां जो हमारी इलास्टिसिटी है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे इस पॉइंट के अबो हम जाएंगे जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो बढ़ जाएगा, अपर सेगमेंट जो है वो छोटा हो जाएगा एंड बड़े सेगमेंट को जब छोटे सेगमेंट से डिवाइड किया जाए तो इलास्टिसिटीज 1 से ज्यादा आएंगी। तो मिड पॉइंट के अबो जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है। अब वहीं पे अगर हम एक्सिस की बात करें, मतलब मैं वाई एक्सिस को टच कर रही हूं, तो लोअर सेगमेंट तो बहुत बड़ा है बट अपर सेगमेंट तो जीरो है क्योंकि एक्सिस को टच कर रहा है। एंड किसी भी चीज को अगर जीरो से डिवाइड किया जाए तो जो इलास्टिसिटी है वो कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। 1 के नीचे सेगमेंट की बात करूं तो 1 के नीचे हम जैसे ही आ रहे हैं लोअर सेगमेंट छोटा हो रहा है, अपर सेगमेंट बड़ा हो रहा है। एंड जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है आंसर हमेशा 1 से कम आता है, इसीलिए जो यहाँ पर इलास्टिसिटी वो कैसी होगी, लेस देन 1 होगी। एंड लास्ट, जब मैं इसी को एक्सिस से टच करूंगी तो लोअर सेगमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सिस से टच हो चुका है। इन जीरो को अगर किसी भी चीज से डिवाइड किया जाए तो जो आंसर है वो चूंकि जीरो आता है तो एक्स एक्सिस के सेगमेंट पे टच हुई इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होगी, जीरो होगी। तो इन जनरल अगर इसे ध्यान रखा जाए तो हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि सेंटर और मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होगी, मिड पॉइंट से ऊपर जाएंगे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी मोर देन 1, एक्सिस को टच कर लेंगे इनफाइनाइट, मिड पॉइंट से नीचे आएंगे लेस देन 1, एक्सिस को टच कर लेंगे जीरो। दिस इज हाउ इलास्टिसिटी विल वर्क इन ज्योमेट्रिक मेथड। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, काफी एमसीक्यू कवर किए जाते हैं इस टॉपिक पे भी। आपको एक ग्राफ बना दिया जाता है, उस पे कुछ पॉइंट्स दे दी जाते हैं और पूछा जाता है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो ग्राफ को देखते से हमें समझ आ जाएगा। अगर वो पूछे हमसे कि सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसी होगी तो चूंकि सेंटर से ऊपर है सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। कोई हमसे पूछे बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसी होगी तो चूंकि सेंटर से नीचे आ रहा है तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1। कोई हमसे पूछे डी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसी होगी तो चूंकि एक्सिस को टच कर रहा है 1 से नीचे आते आते लेस देन 1 होकर जीरो हो जाएगी, यहां पर इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले के टुवर्ड्स जिसे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। अगेन इस फॉर्मूले की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब भी मुझे किसी बड़े चेंज को रिकॉर्ड करना है, मतलब मुझे ये जानना है कि बहुत बड़े प्राइस के चेंज आने पर डिमांड में क्या बदलाव आएगा, मेनली तब इस मेथड को यूज किया जाता है। इसके अलावा ये मेथड ये भी बताती है कि जब भी मुझे किसी एक आर्क डिमांड कर्व के दो पॉइंट के बीच में बने आर्क की इलास्टिसिटी निकालनी है तो भी ये मेथड यूज की जाती है। मेथड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 बाय 2 होल के अपॉन में P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1 बाय 2। अब कहीं बच्चों का ऐसा कहना है कि मैम चेंज तो चलिए हमें पता ही है कि चेंज ही इलास्टिसिटी का बेस है बट क्यों हमने यहाँ पर प्लस करा है। तो यहाँ पर प्लस करने का जो मीनिंग है वो ये बताता है, तो जब भी मुझे दो पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी है तो मुझे ओल्ड प्राइस या ओल्ड क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर एवरेजिंग की जाती है। चूंकि इन दोनों के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी है, दो प्राइस है, मुझे ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, तो ओल्ड ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। एंड एवरेजिंग करने के लिए हमने यहाँ पर दोनों क्वांटिटी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा है, सेम दोनों प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा है। इसीलिए फॉर्मूला हमारा ऐसा बना Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 बाय 2 होल के अपॉन में P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1 बाय 2। नाउ अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 से 2 कट हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल चले जाएंगे और हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा वो होगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। याद रखने का अगर एक तरीका बताऊं तो एक बेसिक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी का क्या होता है, चेंज इन Q बाय Q इंटू P बाय चेंज इन P। चेंज न्यू माइनस ओल्ड बताता है और ओल्ड की जगह हम यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट समझा आर्क इलास्टिसिटी है, एवरेजिंग भी वर्क कर रहा है,
ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसी को हम ऐड कर देंगे और इसी प्रकार आप आपका फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि पहले माइनस कर रहा है और बाद में प्लस कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सो यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पूरा डाटा गिवन होता है, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी। डाटा को यूज करके हमें इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है, इफ यू हैव टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ हेडफोन बिटवीन द प्राइस दिस एंड दिस, क्वांटिटी दिस एंड दिस। ऑब्वियसली यहाँ पर यूज आर्क इलास्टिसिटी आएगा। क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि कौन सी मेथड यूज करनी है अगर वो चाहते हैं। तो ऐसा ब्रैकेट में लिखा आता है यूज आर्क इलास्टिसिटी। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यूज इजी है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अभी हम देखते हैं क्वांटिटी में चेंज कैसा है। क्वांटिटी में चेंज 50 है, अपॉन में दोनों को ऐड कर देंगे जो कि 250 है। प्राइस को ऐड करेंगे 900, डिवाइड कर दूंगी प्राइस का चेंज जो कि क्या है 100 है। 50 बाय 250 इंटू 900 बाय 100 कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 1.8। इलास्टिसिटी हो जाएगी 1.8। तो यहां पर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे ही फॉर्मूले को कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस का चेंज डिमांड को कितना अफेक्ट कर रहा है वो प्राइस इलास्टिसिटी है। इन द सेम मैनर अगर मेरी इनकम बदल रही है और इनकम के बदलने पर मैं कितनी डिमांड चेंज कर रही हूं, जब मैं ये पता लगाना चाहती हूं तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। फॉर्मूले का बेस वही है परसेंटेज मेथड का, कि कितने परसेंट इनकम के चेंज होने पर कितने परसेंट से डिमांड में चेंज आ रहा है। हाउ मच चेंज इन द इनकम चेंजेस डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अभी परसेंटेज चेंज को निकालने का मेथड भी वही है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100, होल के अपॉन में न्यू इनकम बाय ओल्ड इंटू 100। जब 100 से 100 कैंसिल हुआ, चेंज को हमने चेंजेस से शो करा, डेल्टा से शो करा, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बन गया, चेंज इन Q बाय Q इंटू Y बाय चेंज इन Y। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं? तो आपको डाटा गिवन होगा, बहुत बार डायरेक्ट डाटा गिवन होता है। मैंने आपको बताया मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मैंने अपने पूरे वीडियो में तीनों तरह के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। पहला हमने इलास्टिसिटी का क्वेश्चन चारों इंफॉर्मेशन के साथ करा। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं जहां पर परसेंटेज डायरेक्टली गिवन है। तो से फॉर एग्जांपल सपोज योर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब जो परसेंटेज चेंज इन इनकम है वो 20% है, और उसी से जो डिमांड चेंज हो रही है वो 10% है, मतलब जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो 10% है। 10 बाय 20 करूंगी 0.5 आंसर आएगा। जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी वो कितनी हो जाएगी 0.5। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी होता आंसर माइनस में आता बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, बट चूंकि इनकम एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात क्लियर कर दें, दो तरह के गुड्स पाए जाते हैं मार्केट में, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक इंफीरियर गुड्स होता है। चूंकि इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड डायरेक्टली रिलेट करते हैं, यहां पर जो इनकी इनकम इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। बट इन केस इंफीरियर गुड्स बता रखे हैं या स्पेसिफिकली बोल रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स कैसी होंगी, तो चूंकि यहां पर इनकम एंड डिमांड इनवर्सली रिलेट करते हैं, जो इनकी इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, तो जब भी किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के प्राइस के चेंज होने से अफेक्ट हो जाए, मींस मैंने तो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं चेंज करी, बट दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में जब उनकी प्राइस बदल रहे हैं तो उनकी प्राइस का चेंज का असर मेरे प्रोडक्ट पे आ रहा है, तो एक्स प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने पे वाई प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आएगा, जब इसके चेंज की इलास्टिसिटी को रिकॉर्ड करना है तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी बोला जाता है। फॉर्मूला वही है, कितने परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई के कारण कितने परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स हो रहा है। क्यू एंड पी की बात है, बस क्यू की जो गुड है वो अलग होगा, पी का जो गुड है वो अलग होगा, प्राइस अलग गुड की होगी, क्वांटिटी अलग गुड की होगी। सो फॉर्मूला यहां पर हमारा बनता है चेंज इन क्यू ऑफ एक्स अपॉन ओल्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू ओल्ड प्राइस ऑफ वाई अपॉन चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई। अगेन दो तरह के गुड्स हैं जिनकी प्राइसेस का चेंज हमारे गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करेगा। वन इज सब्स्टिट्यूट, अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्योंकि दोनों ही गुड की प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहां पर जो हमारी इलास्टिसिटी वो कैसी आती है, पॉजिटिव। वहीं पे कुछ दो प्रकार के ऐसे भी गुड्स होते हैं जो साथ में यूज होते हैं, एंड साथ में यूज होने के कारण जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है दोनों गुड्स का वो इनवर्स होता है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सो दिस वी हैव टू कीप रिमेंबर अबाउट द टाइप ऑफ गुड एंड देयर रिलेशन, बिकॉज रिलेशन ही इलास्टिसिटीज की पॉजिटिव या नेगेटिव रेंज को बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के टुवर्ड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स ओनली 2 ब्रांड्स ऑफ नोटबुक, इंपीरियल एंड रॉयल। दो नोटबुक की बात की जा रही है, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट गुड है, साथ में नहीं यूज होंगे, एक दूसरे की जगह पर यूज होंगे। अब यहां पर ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब इंपीरियल की प्राइस 10% से चेंज हो रही है, चेंज इन द प्राइस ऑफ इंपीरियल इज 10%, जो डिमांड है रॉयल बुक की वो इंक्रीज हो रही है बाय 15%। तो जो परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ रॉयल है वो 15% से चेंज हो रहा है।
दोनों ही गुड सब्स्टिट्यूट गुड है, जो इलास्टिसिटी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारी इलास्टिसिटी है वो 1.5 होगी और पॉजिटिव होगी। 4 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एक आंसर ये भी होगा, एक आंसर ये भी होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो दोनों गुड सब्स्टिट्यूट है, इलास्टिसिटी कैसी होने वाली है, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट तरह की जो इलास्टिसिटी है वो है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। हमने देखा है कई बार एडवर्टाइजमेंट का भी डिमांड पे काफी अच्छा फर्क आता है। सो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ये बता रही है कि कितने परसेंट एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने से कितने परसेंट से डिमांड में चेंज आ रहा है, जो कि चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू ए बाय चेंज इन ए से बताया जाता है। क्वेश्चंस देखिए अगर किस प्रकार के आते हैं तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि 10% एडवर्टाइजमेंट पे जब हमने खर्चा करा तो डिमांड में 50% से चेंज आया। तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी वो हमारी क्या आ रही है, 5। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूटिलिटीज के बारे में है। एमयू टीयू के फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। हमने देखा किसी भी एमयू टीयू एयू एवरेज मार्जिनल या टोटल को निकालने के ऑलमोस्ट फॉर्मूले सेम होते हैं, वेदर हम यूटिलिटी निकाले, प्रोडक्शन निकाले, कॉस्ट निकाले। तो यहां हम बेसिस पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे मार्जिनल निकाला जाता है, कैसे टोटल निकाला जाता है और कैसे एवरेज निकाला जाता है। जब जब पर यूनिट पर होने वाले किसी भी यूटिलिटी या एक्सपेंस या कॉस्ट या प्रोडक्शन की बात की जाए तो पर यूनिट एडिशनल यूनिट के आने से जितना भी एडिशनल गेन हुआ है, एडिशनल चेंज आया है, उसे मार्जिनल बोला जाता है। हर यूनिट को जब ऐड कर दिया जाए, हर एडिशनल चेंज को जब ऐड कर दिया जाए तो ऑब्वियसली टोटल आता है। तो यहां पर हमारे एमयू टीयू के कुछ 2 फॉर्मूले आते हैं। पहला टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला, जितनी भी मार्जिनल चेंजेस हैं जब मैं सबको ऐड करती जाऊंगी तो वो टोटल कैलकुलेट करने में मदद करेगा। वहीं पे अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो टोटल में जितना भी चेंज है वो मार्जिनल एडिशनल चेंज बताता है। तो टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, जिस भी nth यूनिट का हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है उसी nth यूनिट की टोटल यूटिलिटी को एक कम यूटिलिटी से डिडक्ट करना होगा। nth मतलब अगर थर्ड की निकालनी है तो सेकंड सेट की टोटल यूटिलिटी से डिडक्ट करना होगा, 8th की निकालनी है तो 7th की टोटल यूटिलिटी से डिडक्ट करना होगा। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ एक और फॉर्मूला यहां पर आता है जो हर जगह आएगा। जो भी चेंज है टोटल यूटिलिटी में, जब उसको यूनिट्स के चेंज से डिवाइड किया जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। यूजुअली ये फॉर्मूला जब यूज किया जाता है जब यूनिट्स का जो चेंज है वो इम्प्रॉपर है। तो अगर 10 यूनिट और 15 यूनिट की बात की जा रही है, चूंकि एक ही यूनिट से चेंज नहीं है, तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिफरेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, इंडिफरेंस के फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ इसके लिए हम पहले ये समझेंगे इंडिफरेंस होता क्या है। जब भी एक कंज्यूमर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाता है 2 गुड्स के जिसमें हर कॉम्बिनेशन उसे इक्वल सैटिस्फैक्शन दे पाए, उसे इंडिफरेंस बोला जाता है। नाउ इंडिफरेंस वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार होंगे कि एक किसी भी यूनिट का सेक्रीफाइस होगा और दूसरी यूनिट का गेन होगा, और ये सेक्रीफाइस और गेन कुछ इस प्रकार से होगा कि हर बार जो सेक्रीफाइस करने से लॉस हो रहा है वो गेन करने से यूटिलिटी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इंडिफरेंट कब होंगी, जब किसी एक कमोडिटी को कम यूज करके जो मुझे नुकसान हो रहा है वो दूसरी कमोडिटी को ज्यादा यूज करके उसकी पूरी तरह से भरपाई हो जाए, मैं कहीं भी ओवरऑल नुकसान या ज्यादा फायदे में ना रहूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट एमआरएस इज। जब एक कंज्यूमर विलिंगली खुद की इच्छा से किसी एक गुड को सेक्रीफाइस करता है किसी दूसरे गुड को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो विलिंगली कर रहा है, तो ये सेम सेटिस्फेक्शन के चेंज को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एमआरएस के अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो सेक्रीफाइस बाय गेन से शो किया जाता है कि कितनी यूनिट में किसी एक्स कमोडिटी सेक्रीफाइस करने को रेडी हूं किसी वाई कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। तो या तो हम उसे सेक्रीफाइस बाय गेन बोले या तो हम उन्हें चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वाई बोले। तो एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पर एमआरएस का हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बताऊं कि इंडिफरेंस क्या है, तो इंडिफरेंस में हमने एक्स यूनिट को कुछ इस हिसाब से सेक्रीफाइस करा है कि उसका लॉस वाई यूनिट के गेन से इक्वल है, तभी हम इंडिफरेंट है। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जितनी भी चेंज है टोटल यूटिलिटी इन द गुड ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होना चाहिए, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो अगर वाई सेक्रीफाइस कर कर एक्स गेन कर रही हूं तो इस सेक्रीफाइस का लॉस इस गेन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर इसी चेंज इन द टोटल यूटिलिटी को मैं ज्योमेट्रिकली देखना चाहूं या ग्राफिकली देखना चाहूं या मैथमेटिकली इक्वेशन में देखना चाहूं तो वो कैसे शो किया जाएगा, कैसे यूटिलिटी का चेंज और क्वांटिटी का चेंज टोटल यूटिलिटी बता रहा है। मतलब चेंज इन द टीयू ड्यू टू हायर कंजम्पशन ऑफ एक्स क्या होगा, टोटल यूटिलिटी का चेंज क्या होगा जब मैं एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते जा रही हूं। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इनटू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स। कितनी यूटिलिटी एक्स की चेंज हुई है और उसी के साथ मैंने एक्स की क्वांटिटी कितनी चेंज करी थी। इन द सेम मैनर अगर मुझे वाई की टोटल यूटिलिटी का चेंज कैलकुलेट करना है वो सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, यूटिलिटी ऑफ वाई का चेंज इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई का चेंज। दोनों
दोनों की टोटल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, एक से लॉस दूसरे के गेन से इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी तो मेरी एक इक्वेशन आई MUX इंटू QX चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ QX शुड बी इक्वल टू MUY इंटू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ QY। यहां पर अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल करके चेंज इन QX बाय चेंज इन QY इज इक्वल टू MUY बाय MUX हुआ। अभी हमने देखा कि जो चेंज इन QX बाय चेंज इन QY उसे MRS बोला जाता है। तो यहां हमारा एक और फॉर्मूला आ गया MRS का कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X के इक्वल होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकली कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट चूंकि फॉर्मूला है तो हमने यहाँ पर डिस्कस करा। एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं इन जनरल जो आता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन MRS इज इक्वल्स टू चेंज इन QX बाय चेंज इन QY। सेकेंड में MRS इज इक्वल्स टू MUY बाय MUX। थर्ड बोथ A एंड B एंड फोर्थ नन ऑफ दी अबव। ऐसे कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेस पे आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें हम कौन सा टिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे जो कि दोनों ही फॉर्मूले MRS के सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि बजट बताता है। बजट क्या है? जब भी किसी दो गुड्स को अपनी इनकम को देखते हुए और उन दो गुड्स की प्राइसेस को देखते हुए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस में कंज्यूम किया जाए कि वो कॉम्बिनेशंस अटेनेबल हो। अटेनेबल मतलब मैं कुछ इतनी क्वांटिटी गुड X और गुड Y की खरीदूं कि जो दोनों ही क्वांटिटी है वो मेरी इनकम से खरीदी जा सके, उसे बजट बोला जाता है। फॉर्मूला कैसे बना? फॉर्मूला ऐसे बना कि कितनी प्राइस ऑफ A और उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी जाए और कितनी प्राइस ऑफ बी है और उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी जाए जो कि आपकी मनी इनकम के इक्वल है। तो वो आपका क्या बताता है? बजट बताता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट कैन बी बॉट विद द गिवन प्राइस एंड इनकम ऑफ द बायर। मेरी इनकम एंड गुड की प्राइस को देखते हुए मैं कितनी वो दो कमोडिटी खरीद सकती हूँ मेरी इनकम के अंदर, मतलब इट शुड नॉट क्रॉस द इनकम, उसे बजट बोला जाता है। तो ये हमारा बजट का फॉर्मूला है, सिंपल। अगर वापस से स्लोप ऑफ बजट लाइन की अगर कोई बात करें फॉर्मूले की, तो हमने देखा स्लोप किसी का भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जो भी y एक्सिस का चेंज है, x एक्सिस को कितना चेंज कर रहा है उससे स्लोप निकाला जा सकता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चेंज को स्लोप बोला जाता है। चूंकि यहाँ दोनों ही जगह क्वांटिटीज हैं, जब बजट लाइन ड्रॉ करी तो दोनों की क्वांटिटी कितनी बाय कर सकते हैं वो बता रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ x बाय क्वांटिटी ऑफ y क्या बताएगा? बजट लाइन को शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। तो कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहां पर बताया कि एक कंज्यूमर 6 यूनिट ऑफ गुड X खरीद सकता है और 8 यूनिट ऑफ गुड Y खरीद सकता है। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ X है वो 6 है, जो क्वांटिटी ऑफ Y है वो 8 है। आगे इफ ही स्पेंड्स इंटायर इनकम, मतलब वो पूरी इनकम इन दो गुड्स पे खर्च कर रहा है। जो प्राइजेस है दोनों कमोडिटी की वो कुछ 6 रुपीज है, तो जो प्राइस ऑफ X है वो 6 रुपीज है, जो प्राइस ऑफ Y है वो 8 रुपीज है। तो हमें कैलकुलेट करना है उनकी मनी इनकम कितनी होगी। तो जब मैंने QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY करा तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके मैं मनी इनकम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं तो यहां जो हमारी मनी इनकम आ रही है वो कितनी है? 100। तो जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं वैसे ही यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसकी बात करता है? प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई में कितना प्रतिशत चेंज आएगा। बिल्कुल ही सेम एज डिमांड है, बस सप्लाई की बात कर रहा है कि कितने परसेंट प्राइस के चेंज होने पर कितने परसेंट से सप्लाई में चेंज होगा, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेगा। यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है, पहली मेथड है वो परसेंटेज मेथड है, जो कि बताती है कितने परसेंट प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई में कितने परसेंट से बदलाव आ रहा है। आगे देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कैसे कैलकुलेट करना है तो वो कैसे किया जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अगर कैलकुलेट करें तो कैसे किया जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल कर दें तो जो फॉर्मूला है क्रक्स है वो चेंज इन Q बाय Q इंटू P बाय चेंज इन P होगा। वापस से आपको याद दिला दें, चूंकि प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट होता है तो ये जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। फॉर्मूले के टुवर्ड्स, क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर वापस से एक और टाइप का लिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सारे ही टाइप की इलास्टिसिटी के क्वेश्चन कवर कर रही हूं। यहां पर इलास्टिसिटी ऑलरेडी गिवन है, 4 इंफॉर्मेशन में से किसी एक इंफॉर्मेशन को निकालना है। तो यहां अगर मैं आपको बताऊं कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो Q1 माइनस Q बाय Q इंटू P बाय P1 माइनस P वाला होगा। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हम बेहतर तरीके से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑलरेडी गिवन है, जो भी डाटा निकालना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, अ वेजिटेबल वेंडर सेल्स 80 क्विंटल्स ऑफ पोटैटो। तो जो सप्लाई है वो 80 है एट प्राइस ऑफ ₹4 पर केजी। तो जो प्राइस है वो 4 है। इलास्टिसिटी 2 है। हाउ मच क्वांटिटी, मतलब अब वो चाहते हैं कि न्यू क्वांटिटी कितनी होगी अगर जो प्राइस है वो बढ़कर कितनी हो जाए? 5 रुपीज हो जाए। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, न्यू क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, ओल्ड गिवन है
80/80, ओल्ड प्राइस 4 है और जो चेंज इन प्राइस है वो 1 है, जो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। इसे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करके देखें तो ये 20 रेसिप्रोकल चला जाएगा जो कि हो जाएगा 40, Q1 माइनस 80 उधर चल जाएगा, तो जो न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी 120। सो द आंसर इज 120। वापस से मैं बता दूं, हमने थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करा है जिसमें इलास्टिसिटी ऑलरेडी गिवन है, 4 में से 3 डाटा दिया हुआ है, एक हमें निकालना है। अगेन आप इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखें कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो ये वाला हो, इससे आप आंसर्स के टुवर्ड्स बेहतर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले के टुवर्ड्स जाते हैं जो कि आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है, एस सेम इज डिमांड। जब भी सप्लाई कर्व के 2 पॉइंट के बीच में बने आर्क की इलास्टिसिटी निकालना हो तो वो आर्क इलास्टिसिटी होती है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, चूंकि सेम एज डिमांड है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन भी कुछ सेम दिया होगा ऑलमोस्ट और बता रखा होगा यूज आर्क इलास्टिसिटी। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्राइस जो है वो 15 रुपीज है, क्वांटिटी 150 है। प्राइस अगर 25 हो जाए तो क्वांटिटी 300 हो सकती है। अब मुझे आर्क मेथड यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अब मैं देखती हूँ जो चेंज है क्वांटिटी का वो कितना है 150, जो एडिशन है वो है 450। नाउ एडिशन है 40 और जो चेंज है वो है 10। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो हमारी इलास्टिसिटी आएगी वो आएगी 1.3। सो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1.3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मुलेज हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट के फॉर्मुले हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू तीनों ही फॉर्मुले में एमपी एपी टीपी निकाला जाएगा। जो बेस है वो सेम है, जो हमें ध्यान रखना जरूरी है, जब जब एडिशनल प्रोडक्शन की बात की जाएगी वो एमपी है, जब जब टोटल प्रोडक्ट की बात की जाएगी वो टीपी है। इन पर यूनिट कितना प्रोडक्शन हो रहा है लेबर के वो एवरेज प्रोडक्ट को बताता है। ई के मीनिंग से यहाँ पर फॉर्मुले जनरेट होते हैं। मुझे अगर टीपी निकालना है तो हर यूनिट के एमपी को मुझे ऐड करना होगा। मुझे अगर एपी निकालना है तो टोटल से जब भी यूनिट्स ऑफ लेबर आउटपुट डिवाइड करूंगी तो एवरेज आ जाएगा। मुझे मार्जिनल निकालना है तो टोटल की एनएफ यूनिट में से जब एक कम यूनिट को माइनस किया जाएगा तो एमपी आ जाएगा। इसी के अलावा एमपी का एक और फॉर्मुला होता है जब यूनिट्स का चेंज ज्यादा हो, जो कि क्या बताता है चेंज इन टीपी बाय चेंज इन यूनिट्स। क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं जिन पे कई सारे एमसीक्यू बनते हैं। देयर इज वन टेबल वेयर कुछ डैश अमाउंट्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं और उन्हीं अमाउंट से नीचे क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे अप्रोच के इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है। तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है। अब मैंने देखा कि फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर पे टोटल प्रोडक्ट दे रखा है, एपी और एमपी निकालना है। एवरेज प्रोडक्ट देखो तो 1000 ही होगा, एमपी भी देखे तो 1000 ही होगा, या हम इसे डैश भी कर सकते हैं एडिशनल, क्योंकि अब आना चालू होगा। अब आपको आगे एमपी गिवन है 600, बता रखा है कि एक और यूनिट ऑफ लेबर से 600 यूनिट्स और बनी है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। टीपी कैसे निकलता है MP1 प्लस MP2, तो 1 प्लस 2 करके यहां पर मेरा क्या आ गया टीपी आ गया। आगे आपको एपी बता रखा है जो कि 700 है, मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर 700 प्रोड्यूस हो रहा है और 3 लेबर काम कर रहे हैं, मतलब टोटल यहां पर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। जब मैंने बोला टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर करेंगे तो एवरेज आएगा, अगर वही एवरेज में यूनिट्स को इंटू कर दिया जाए तो क्या निकल सकता है टोटल निकल सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ऑलरेडी बता रखा है टीपी के, और उसके बाद 5 यूनिट लेबर पे एवरेज 400 प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगेन जब 400 में 5 को इंटू किया जाएगा तो 2000 मेरा यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। टीपी निकल चुका है, इसी की मदद से हम सारा एपी और एमपी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा अगर टोटल 1600 प्रोड्यूस हो रहा है 2 लोगों के द्वारा, तो 1600 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर जो हमारा एपी है वो क्या होगा 800। वहीं पे अगर 2100 यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस हो रही है 4 लेबर के द्वारा, तो 2100 डिवाइडेड बाय 4, 525 यूनिट्स हमारी एवरेज प्रोड्यूस होगी पर लेबर। एडिशनल की बात करूं तो 1602 मिलके बना रहे थे, 3 आने से 2100 बनने लगा, तो जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है 500। 3 थे 2100 बन रहा था, 4 थे तब भी 2100 ही बन रहा है, तो चूंकि कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर क्या हो जाएगा एडिशनल प्रोडक्ट 0, और 5 थे तो अब 2000 यूनिट बन रही है, तो जो मेरा एडिशनल प्रोडक्शन है वो फाइनली गिर चुका है, तो जो यहाँ पर एमपी है वो क्या होगा -100। नेक्स्ट फॉर्मुलेज हमारे हैं रेवेन्यू के, जो कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। अगेन फॉर्मुले का जो बेस है वो सेम है, दैट इज टीआर, एमआर एंड एआर। टीआर समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू बताता है, एआर पर यूनिट ऑफ आउटपुट रेवेन्यू बताता है, एंड टोटल रेवेन्यू सभी का टोटल बताता है। देखते हैं फॉर्मूले क्या है यहाँ पर। टोटल रेवेन्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करके तो टोटल रेवेन्यू आ ही सकता है। इसके अलावा चूंकि रेवेन्यू की बात की जा रही है, तो अगर हम क्वांटिटी में प्राइस को इंटू करें तो भी रेवेन्यू को निकाला जा सकता है। तो टीआर निकालने के यहाँ पर 2 फॉर्मूले, टोटल ऑफ एमआर भी टीआर है, क्वांटिटी इंटू प्राइस भी टीआर है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यू होगा। एक और चीज एवरेज रेवेन्यू की यहाँ पर बताई गई है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस भी एवरेज रेवेन्यू है। जिस भी प्राइस पे वो सेल हो रहा है वो ऑन एन एवरेज
रेवेन्यू है जो कि प्रोड्यूसर को रिसीव हो रहा है, दैट मीन इट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच इज चार्ज बाय द प्रोड्यूसर। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू n-n-1 मार्जिनल रेवेन्यू होगा। इसी के अलावा एक और फॉर्मूला आता है चेंज इन टीआर बाय क्वांटिटी। क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से आते हैं। आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको डाटा बताएंगे कि एवरेज रेवेन्यू इतनी यूनिट्स पे इतना है या मार्जिनल रेवेन्यू इतनी यूनिट्स पे इतना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इफ अ प्रोड्यूसर सेल 4 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ₹10, जो प्राइस है वो 10 है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू 10 है, क्वांटिटी बता रखी है 4 है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकालूं तो टीआर क्वांटिटी इंटू प्राइस करके निकाला जा सकता है 40। आगे देखते हैं 5 यूनिट्स एट 8 पर यूनिट। अभी वो क्या कर रहा है, 4 यूनिट बेच रहा है 10 रुपए की, 5 यूनिट बेच रहा है 8 रुपए की। अगर इनकी बात की जाए तो प्राइस में मैं क्वांटिटी इंटू करूंगी 5 इंटू 8, तो अगेन जो टोटल रेवेन्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू की बात करता है। एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ, एक और यूनिट को बेच के, तो 4 यूनिट को बेच रहे थे 40 का रेवेन्यू हुआ, 5 यूनिट को बेच रहे थे अभी भी 40 का रेवेन्यू है। तो यहां जो हमारा एडिशनल रेवेन्यू है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, वो क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कहीं सारे बच्चों को यहां पर डाउट्स होते हैं, एक चीज पे डाउट होता है, उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। कॉस्ट की भी वही सारे फॉर्मुलेज होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एडिशनल कॉस्ट की बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट है। और पर यूनिट ऑफ लेबर कितना कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी कॉस्ट आ रही है, वो एवरेज कॉस्ट की बात करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है, तो 2 तरह की कॉस्ट को मिलकर टोटल कॉस्ट आती है। पहली कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हेनेवर वी ऐड टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर देखा जाए शॉर्ट रन में, मतलब एक ऐसा पीरियड जहां पर आप फिक्स चीजों में खर्चे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, मतलब कितनी भी आउटपुट चेंज हो फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आता जाएगा। अब अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट पता पड़ेगी। चूंकि टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आती है, उसी प्रकार से एवरेज कॉस्ट भी एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर आ सकती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, सेम फॉर्मूले से, जब टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी एंड एवरेज फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी, दोनों ही टोटल में जब क्वांटिटी को डिवाइड किया जाएगा तो एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है और दोनों को ऐड करके एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो एक तो हमें फॉर्मूला पता है, जब टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, जब टोटल कॉस्ट को एक टोटल कॉस्ट को दूसरी टोटल कॉस्ट से डिवाइड किया जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट निकाली जा सकती है। एक और फॉर्मूला यही होता है, चेंज इन टीसी बाय चेंज इन यूनिट्स। बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जानने की, जिसे समझना बहुत जरूरी है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सो मार्जिनल कॉस्ट के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है जो कि क्या बताती है, चूंकि टोटल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आती है एंड मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट की बात करता है कि एक और यूनिट को बनाने में कितनी और एडिशनल कॉस्ट लगी। अब फिक्स कॉस्ट हर यूनिट को बनाने में चेंज जब होती ही नहीं है तो कोई भी एडिशनल फिक्स कॉस्ट का चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो एक और यूनिट को बनाने में अगर कोई भी एडिशनल कॉस्ट मुझे लग रही है तो वो एडिशनल कॉस्ट केवल और केवल किसके कारण क्रिएट हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण क्रिएट हो रही है। तो यहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। टोटल कॉस्ट का चेंज भी मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज भी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, अब यूजुअली जब मार्जिनल कॉस्ट को ऐड किया जाता है तो टोटल कॉस्ट आती है। मार्जिनल्स को हम जब भी ऐड करेंगे टोटल आएगा, बट कॉस्ट चैप्टर में मार्जिनल को ऐड करके टोटल कभी भी नहीं आता। रीजन क्या है, हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में फिक्स कॉस्ट तो लगी ही नहीं, तो उसका इंपॉर्टेंस हो गया नल, 0। और जो एक्चुअल एडिशनल कॉस्ट लगी, चूंकि वो वेरिएबल लगी, तो जब मैं मार्जिनल कॉस्ट का समेशन करूंगी, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करूंगी, तो मेरे पास वहां पर क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट नहीं आएगा। सो क्रक्स में अगर हम देखें एमसी के बारे में, तो एमसी वेरिएबल कॉस्ट का चेंज बताता है। अगर जब जब एमसी को ऐड किया जाए तो टीसी नहीं आता, वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, आपको डाटा गिवन होता है, टेबल फिल करनी होती है और उन्हीं से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं उसे सॉल्व करने होते हैं। यहां हम देखते हैं आपको एवरेज टोटल कॉस्ट बता रखी है। एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर मैं यूनिट से इंटू कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट पता पड़ जाएगी। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो मुझे टोटल कॉस्ट पता पड़ती जाएगी।
यहाँ मेरी टोटल कॉस्ट 240 है, यहाँ मेरी 320 है, 420 है, 640 है और 900 है। अब कभी भी क्वेश्चन में या तो ऐसी हिंट गिवन होगी कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट कितनी है, तो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो भी टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट लग नहीं रही है। चूंकि यहाँ पर 0 कहीं नहीं दे रखा है तो जरूर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट के रिलेटेड कोई हिंट होगी। तो यहाँ मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 120। तो मैं यहाँ पर सारी ही यूनिट्स पे जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो क्या कर दूंगी, 120 कर दूंगी। जब टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट किया जाएगा तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो 240 माइनस 120 मेरी वेरिएबल कॉस्ट 120 है, 200, 300, 520 एंड 780। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो टीसी को माइनस करके भी मार्जिनल कॉस्ट आ सकती है, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके भी मार्जिनल कॉस्ट आ सकती है। दोनों को डिडक्ट करके एमसी को निकाला जा सकता है, चूंकि इस प्रकार आएगा। अब इस टेबल से जितने भी एमसीक्यू है रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू के सारे ही कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नेशनल इनकम। तो पहले हम नेशनल इनकम के रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन्हें कवर करेंगे और फिर उन्हीं से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेशनल इनकम का अगर हम बेसिक मतलब समझे तो होता क्या है, तो वो सारी ही इनकम जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कमाई गई है और वो सारी ही इनकम जो कि फैक्टर इनकम है, उन इनकम को नेशनल इनकम बोला जाएगा। दैट मीन देयर आर टू पैरामीटर्स व्हिच नीड टू बी सॉल्व्ड। पहला, जो बंदा है, बंदी है, पैसा कमा रहा है, वो रेसिडेंट होना जरूरी है। रेसिडेंट कौन है? ऐसा इंसान जो किसी देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में लाई करता है, मतलब पैसा कमाना, खर्च करना, इन्वेस्ट करना उसी देश में होता है, तो वो वहां का रेसिडेंट कहलाएगा। और दूसरा, वो जो इनकम है उसे फैक्टर इनकम होना जरूरी है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न होनी जरूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर मुझे बेजबरन कहीं से पैसा आया है, किसी ने डोनेशन दे दिया, स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो मेरा पैसा कमाया हुआ नहीं है, एंड जब कमाया ही नहीं है तो वो नेशनल इनकम नहीं होगी। ऐसे पैसे को जो आपको कहीं से भी फ्री में मिल रहा है उसे ट्रांसफर इनकम बोला जाता है, यूनिलेटरल इनकम बोला जाता है, या वन साइडेड इनकम बोला जाता है, जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम का पार्ट केवल फैक्टर इनकम होती है, जो कि रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से रिलेट करती है। आगे देखते हैं, कुछ 3 बेसिक पिलर्स हैं जिनसे हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स पे पहुंचते हैं। तीनों पिलर्स को पहले हम इंडिविजुअली रीड करेंगे। एक हमारी होती है डोमेस्टिक इनकम, एक हमारी होती है नेशनल इनकम। जब जब मेरा इनकम को कैलकुलेट करने का जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई हुई इनकम निकालनी है। डजंट मैटर वो रेसिडेंट कमा रहा है या नॉन रेसिडेंट कमा रहा है, तो वो सारी ही इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोला जाएगा। मतलब इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, भले ही रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए। तो आप यहाँ पर मैप पे देखेंगे, ब्लू वाला इंडियन है, रेड वाला नॉन रेसिडेंट है। ये दोनों ही इंडिया में कमा रहे हैं और दोनों ही कमा रहे हैं, तो इन दोनों की इनकम डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। बट चूंकि ये लाल वाला इंसान इंडिया का नहीं है तो ऑब्वियसली अपने देश चला जाएगा और जो भी पैसा कमाया है वो ले जाएगा, तो इसके द्वारा कमाई हुई इनकम को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड चला गया पैसा। वहीं अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो वो सारी इनकम जो रेसिडेंट कमा रहा है वो नेशनल इनकम है। अब भले ही वो इंडिया में कमाए या इंडिया के बाहर कमाए, अगर वो रेसिडेंट है यहाँ का, 2 महीने बाहर जाके कुछ पैसा कमा के वापस इंडिया लेकर आ रहा है और इंडिया का रेसिडेंट है, तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इंसान जो बाहर भी कमा रहा है और पैसे इंडिया ला रहा है, तो यहाँ पर कुछ इनकम बाहर से आ रही है जिसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला जाता है। अब जब भी इनिशियली गवर्नमेंट कैलकुलेशन करती है इनकम का, तो यूजुअली जो इनकम कैलकुलेट होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट होती है। देन कुछ जो गया है, आया है, वो हम प्लस माइनस करके नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो इन नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के रेसिडेंट नहीं और वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा नहीं। तो नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को इनकम टू अब्रॉड बोला जाता है, क्योंकि वो बाहर जा रही है। तो यहाँ पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट। अब यहां के रेसिडेंट ने जो पैसा कमाया है वो तो ऑलरेडी डोमेस्टिक में इंक्लूडेड है, बट यहीं के रेसिडेंट में इंडिया के बाहर जो पैसा कमाया है वो डोमेस्टिक में इंक्लूडेड नहीं है। तो उसे इंक्लूड करने के लिए जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, यहां पर मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो सिंपली जब मैंने टू अब्रॉड माइनस फ्रॉम अब्रॉड प्लस करा डोमेस्टिक में, तो मैं कौन सी इनकम कैलकुलेट कर सकती हूँ, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। हो सकता है हमेशा दोनों का नेट गिवन हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसमें जो टू और फ्रॉम का ट्रीटमेंट होता है उसी ट्रीटमेंट से इसे आगे बढ़ाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। सो डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, माइनस हो जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, अपोजिट ये भी माइनस होगा। सो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, टू माइनस फ्रॉम प्लस होता है, नेशनल से डोमेस्टिक आना है, अपोजिट हो जाएगा, टू प्लस हो जाएगा, फ्रॉम माइनस हो जाएगा। एक और चीज यहां ध्यान रखने वाली है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड भी बोला जाता है। तो या तो आपको गिवन होगा टू और फ्रॉम,
और या तो आपको गिवन होगा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ना तो टू ना तो फ्रॉम, तो इस केस में इसको हम यहां पर क्या ट्रीट करेंगे, फ्रॉम ट्रीट करेंगे। आगे सेकंड पिलर की टुवर्ड जाते हैं। जब भी ग्रॉस इनकम्स दे रखी होती है और नेट इनकम निकालनी होती है तो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके नेट इनकम निकाली जा सकती है, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करके निकाला जा सकता है। डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम है जो यूज होते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। सो अगर कभी भी रिप्लेसमेंट या फिक्स कैपिटल के कंजम्पशन की बात की गई है तो वो डेप्रिसिएशन है। थर्ड पिलर पे जाते हैं जो कि प्राइजेस की बात करता है। यहां इस चीज को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल लें कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर है जिससे किसी भी गुड की प्राइस डिसाइड होती है। इन चारों फैक्टर पे लगने वाले पैसों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो ये मुझे प्रोडक्ट की कौन सी कॉस्ट पता पड़ेगी, फैक्टर कॉस्ट पता पड़ेगी। जो एक्चुअल इनकम अर्न हुई है वो इन फैक्टर कॉस्ट से ही अर्न हुई है, बट मार्केट में ये गुड फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं बिकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस पे अपना टैक्स ऐड करवाती है, अगर कोई सब्सिडी दी तो डिडक्ट करवाती है, और ये प्लस और माइनस होकर मार्केट प्राइस आती है, और प्रोडक्ट हमेशा कौन सी प्राइस पे बिकते हैं, मार्केट प्राइस पे बिकते हैं। तो जब जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड, सब्सिडीज माइनस होती हैं तो हमें कौन सी प्राइस पता पड़ती है, मार्केट प्राइस पता पड़ती है। तो यहां पर अगर एफसी से एमपी पे जाना हो तो क्या क्या किया जाएगा, टैक्स को ऐड किया जाएगा, सब्सिडीज को डिडक्ट किया जाएगा। ऑन दी अदर मैनर अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, अपोजिट होगा, टैक्सेस माइनस होंगे, सब्सिडीज प्लस हो जाएगी। दोनों के नेट को नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। तो क्या किया हमने देखा जब भी मुझे एमपी से एफसी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट जो एक्चुअल अर्न हुआ है वो निकालना है, तो टैक्सेस को माइनस कर दूंगी और सब्सिडीज को प्लस कर दूंगी। ये वो तीन पिलर हैं जिनसे कहीं सारी तरह की इनकम्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ये तीन बेस आपको अच्छे से पता है तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले तीन पिलर को एक साथ रिवाइज करते हैं। तो जीडीपी एट एमपी, मान लो देयर इज अ इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड देयर इज अगेन वन इनकम एनएनपी एट एफसी, जिसे नेशनल इनकम भी बोला जाता है। किसी भी नेशन की इनकम एनएनपी एट एफसी से शो की जाती है। अब अगर आपको बोला है जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम देखेंगे क्या ग्रॉस वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू है, नहीं, ग्रॉस से नेट है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू को माइनस, फ्रॉम को प्लस, एंड एनएफआई दे रखा है तो जो कि फ्रॉम ही होता है उसे क्या कर दिया जाएगा, प्लस। फिर हम देखेंगे क्या मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस हो जाएगी, जिसे एनआईटी भी बोला जाता है, चूंकि माइनस होगी। इस हिसाब से ऐसे देख के आप किसी भी तरह की कोई भी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ हमने बोला एनडीपी एट एमपी है और आपको जीएनपी एट एफसी निकालना है, तो वही पहले फर्स्ट कंपेयर किया जाएगा। नेट से ग्रॉस पे अगर मुझे जाना है तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर मैं देख रही हूँ डीपी से एनपी जाना है तो -2 प्लस फ्रॉम होगा। फिर मैं देख रही हूँ एमपी से एफसी जाना है तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज हो जाएगा। आगे देखते हैं एनएनपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी अगर जाना हो तो क्या करना होगा। अगर एन और एन सेम है दैट मीन डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा। फिर एनपी से अगर डीपी पे जाने का बोला है तो डीपी से एनपी 2 माइनस फ्रॉम प्लस होता है, एनपी से डीपी अपोजिट होगा, 2 प्लस हो जाएगा, फ्रॉम माइनस हो जाएगा। एफसी से एफसी चूंकि सेम है तो यहां पर कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगर जीडीपी एमपी से एनडीपी एंड एफसी पे जाना है तो ग्रॉस से अगर मुझे नेट पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डीपी से चूंकि डीपी कुछ भी नहीं होगा, और एमपी से अगर मुझे एफसी पे जाना है तो टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस हो जाएंगी। तो ये वो तीन पिलर हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम किसी भी एन फैक्टर से किसी भी एन फैक्टर पर पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देख रहे हैं। तीन मेथड्स हैं हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें सबसे पहली मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। जब भी प्रोडक्शन करने पर जितना भी पैसा कमाया वो सारे पैसे को मैं ऐड कर दूंगी तो थ्रू प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अभी यूजुअली होता क्या है, अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया जो कि 10 रुपए का मार्केट में बिक रहा है तो पूरे 10 रुपए उस पर कमाए नहीं गए। अगर उस 10 रुपए के प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल मैंने बाय करा है तो वो रॉ मटेरियल की वैल्यू को डिडक्ट कर दे तो हमें पता लग सकता है हमने क्या पैसा इसमें कमाया है। तो फॉर्मूला कुछ इसी हिसाब से बन रहा है। जब हमने आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो कोई भी गुड जो कि खरीदा गया है उस गुड को बनाने के लिए वो डिडक्ट किया जाएगा तो उस गुड की इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन कैलकुलेट की जा सकती है। तो फॉर्मूला यहां पर बना आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स इज व्हाट वी कॉल एज वैल्यू एडिशन।
अभी आउटपुट में क्या क्या लिया जाएगा, वो सारे गुड्स जो हमने प्रोड्यूस करे हैं, भले वो बिक गए या ना बिके, तो जो बिक गए वो किस में कवर हो जाएंगे, सेल्स में, जो नहीं बिके वो किस में कवर होंगे, चेंज इन स्टॉक में। सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट में से जब इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करेंगे जो कि हमारी परचेजेस हैं, तो हमारा वैल्यू एडिशन आ जाएगा। ये वैल्यू एडिशन हमारी देश की इनकम है, जिसे जीडीपी एट एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी भी बोला जाता है। इसी मेथड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, आगे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहां पर बताया कि नेशनल इनकम को वैल्यूएटेड मेथड से कैलकुलेट करना है और डाटा गिवन है। सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब डिडक्ट करूंगी तो वैल्यू एडिशन पता पड़ेगा। कैलकुलेट करने को नेशनल इनकम बोला गया है, जो कि एनएनपी एट एफसी होता है, एंड वी हैव टू कीप रिमेंबर कि वैल्यूएटेड मेथड से जीडीपी एट एमपी आता है। तो वो जो भी चीजें मुझे प्लस या माइनस करनी है जीडीपी एट एमपी में, वो मैं करके एनएनपी एट एफसी निकाल सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगा के बेसिक चीज निकालनी है, इधर जीडीपी और जो भी उससे आ रही है। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीडीपी एट एमपी होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, सेल्स गिवन है 700, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं देते हुए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके चेंज इन स्टॉक को निकाला जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक 400, ओपनिंग स्टॉक 500, 400 में से 500 गया, माइनस 100 चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट में मैंने जितने भी गुड्स बाय करें फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उन्हें डिडक्ट करना होगा। यहां देखते हैं कहां दे रखा है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दे रखा है, जो कि 350 यहां से डिडक्ट हो जाएगा। जब इन्हीं चीजों को मैं प्लस माइनस करूंगी तो जीडीपी एट एमपी आएगा, जो कि 250 है। क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने को बोला है एनएनपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एमपी को मुझे एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा, टैक्स माइनस, सब्सिडीज प्लस, एंड एनएफआईए प्लस हो जाएगा। सारी ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। -150 -110 प्लस 50 प्लस 30 अगर मैं करती हूं तो मेरी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, चूंकि है 70 करोड़। यहां पर हमारी फर्स्ट मेथड कवर हो चुकी है, अब हम सेकंड मेथड की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। सेकंड मेथड इनकम मेथड है। जब मैं जितनी भी तरह की इनकम मुझे रिसीव हो रही है, सबको अगर ऐड कर दूं तो भी मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकती हूं। इनकम 4 फैक्टर से होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अभी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले लेबर को जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तरह की इनकम यहां पर आती है कॉम्पनसेशन टू इंप्लॉइज। कॉम्पनसेशन टू इंप्लॉइज 4 चीजों को मिला के आता है, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, अगर वेजेस एंड सैलरी के अलावा मैं काइंड में कुछ पेमेंट कर रही हूँ, घर की फैसिलिटी, नौकर की फैसिलिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑफ रिटायरमेंट मतलब होता है रिटायरमेंट पे किसी भी प्रकार का कोई भी पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो भी आपके एक पेमेंट का पार्ट है जो कि कॉम्पनसेशन में इंक्लूड किया जाता है। और अगर प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर कुछ भी पैसा मिला रहा है आपके लिए, तो वो पैसा भी यहाँ पर कॉम्पनसेशन टू इंप्लॉइज में इंक्लूड किया जाता है। ये चारों चीजें मिलकर कॉम्पनसेशन बनता है। इसके अलावा आप जितना भी बचा हुआ सरप्लस है, वो बचे हुए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाता है। उस बचे हुए सरप्लस को ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाता है। सो बचे हुए फैक्टर्स में लैंड, जिसको रेंट दे दिया जाएगा, रेंट का नाम रॉयल्टी भी होता है, कैपिटल जिसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और एंटरप्रेन्योर अपने पास क्या रख लेगा, प्रॉफिट रख लेगा। अगर फर्म जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो जो प्रॉफिट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कंपनी को पे करना है, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा कंपनी अपने पास बचा के रखेगी, एंड तीसरा उनके ओनर्स जो कि शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें डिविडेंड बट के होगा। सो इफ इट इज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो प्रॉफिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड्स। लास्ट होता है मिक्स इनकम। अभी मिक्स इनकम क्या चीज है, कहीं सारे लोग ऐसी भी वर्किंग करते हैं जहां पर टोटल इनकम सारे ही फैक्टर के फॉर्म में एक ही को रिसीव होती है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो अगर मैं मान लो घर पर एक पार्लर चलाती हूँ, जहां लैंड मेरी है, मैं खुद लेबर हूं, पैसा मैंने लगाया, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से मिला हुआ सारा ही पैसा मुझे मिल रहा है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसे मिक्स इनकम बोला जाता है। मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आपकी कंट्री की टोटल इनकम कैलकुलेट होती है, और उस इनकम को एनडीपी एट एफसी बोला जाता है। सो यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस कि जब इनकम मेथड में सारी इनकम्स को ऐड कराए तो जीडीपी एट एमपी नहीं आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एनएनपी एट एफसी निकालना है, एनएनपी एट एमपी निकालना है, जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। यहां पर यह नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कौन सा मेथड यूज करना है। मुझे यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस दिख रहा है, मिक्स इनकम, रेंट, प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये मुझे इनकम मेथड को यूज करना है। यहाँ इनकम मेथड का मैं फॉर्मूला लिखूंगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। अच्छा, आप एक बात को ध्यान रखें, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ओवरऑल हेड ऑलरेडी गिवन है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अलग से लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेंगे, तीनों चीजों को ऐड करेंगे। स्टिल याद रखना है इनकम मेथड को यूज करके एनडीपी एट एफसी आता है। अगर आपने यहाँ जीडीपी एट एमपी लिख दिया तो आप सारी चीजें गलत निकालेंगे। यहां पर आया हमारा एनडीपी एट एफसी, तीनों को ऐड करके, जो कि 4100 है। अब क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, इसी को बेस बनाकर निकलता जाएगा। जैसे सबसे पहले एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो एनडीपी एट एफसी तो ऑलरेडी मेरे पास है। अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है तो इसी में मैं फ्रॉम
को ऐड कर दूंगी, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, या NFIA नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, अभी फ्रॉम दे रखा है तो इसे प्लस कर दिया जाएगा। तो 4100 में जब 50 माइनस होगा, जो कि ये माइनस में है, तो 4050 हमारा क्या आ जाएगा, NNP एट FC आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है निकालने को NNP एट MP, तो NNP एट MP निकालने के लिए मुझे DP से NP तो जाना ही जाना है और FC से भी MP जाना है, और FC से MP पे जाने के लिए टैक्सेशन ऐड होते हैं। यहाँ पर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो एक तो फ्रॉम इनकम प्लस होता है, माइनस में दे रखा है माइनस हो जाएगा, और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा, ये प्लस माइनस करके NNP एट MP निकल जाएगा। नेक्स्ट जो हमें निकालने का बोला है वो है GNP एट MP। अब अगर मुझे GNP एट MP निकालना है तो NNP एट MP में जब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करूंगी तो GNP आ जाएगा। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होता है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और हमारा आ जाएगा GNP एट MP। सो दिस इज हाउ एक ही फॉर्मूले से अलग अलग चीजें प्लस माइनस करके निकाली जा सकती है। थर्ड एंड लास्ट मेथड जो हमारी इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। जब मैं सारे तरह के एक्सपेंडिचर्स को ऐड करूंगी तो मैं एक्सपेंडिचर मेथड से भी पूरे देश की कमाई इनकम को निकाल सकती हूँ। इसमें सबसे पहला एक्सपेंडिचर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे और आपके द्वारा किए गए सारे खर्चों की बात करता है। कंजम्पशन, जब वांट सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड खरीदा गया है तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जब जब कंजम्पशन पे खर्चा करवाती है कोई भी देश के लोगों के लिए तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अब वांट्स को हटा दो, अगर कुछ भी पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। धंधे में लगाया हुआ पैसा कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, इसीलिए इसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। बिजनेस में लगाया हुआ पैसा दो चीजों में जाता है, या तो फिक्स कैपिटल में जाता है या तो इन्वेंट्रीज में जाता है। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो कि फिक्स खर्चे की बात कर रहा है, एंड चेंज इन स्टॉक जो कि इन्वेंट्री की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा देश के बाहर से कोई भी चीज गई और आई है तो वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानी जाती है। जो कुछ भी खर्चे हैं बाहर से रिलेटेड, आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड, वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। और जब इन सारे ही खर्चों को मैं ऐड करती हूँ तो GDP एट MP आता है। थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर GDP एट MP आता है। बट अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो GDP की जगह यहां पर NDP आएगा। यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस, बिकॉज यहीं पे वो छोटी छोटी गलतियां जो करके हम आंसर गलत निकाल देते हैं। इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। NNP एट FC कैलकुलेट करना और बता रखा है क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड यूज करनी है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूले को पुट कर देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट। अभी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, सारी चीजों को हम ऐड कर देंगे। अब सारी चीजों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा GDP एट MP आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बताया गया है। क्वेश्चन में अगर NNP एट FC निकालने का बोला है तो डेप्रिसिएशन माइनस, टैक्स माइनस, सब्सिडीज प्लस, NFIA प्लस करूंगी तो हमारा NNP एट FC आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है 435 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आ गए, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उस पर हम डिस्कस करते हैं। हमने बोला नेशनल इनकम पूरी कंट्री की इनकम है जिसमें गवर्नमेंट की भी इनकम आ गई, हमारी भी इनकम आ गई, और केवल वो इनकम आई जो फैक्टर इनकम है। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि केवल लोगों की टोटल इनकम कितनी है, उसमें गवर्नमेंट नहीं है और केवल फैक्टर इनकम नहीं है, सारी इनकम हो गई, भले ट्रांसफर भी हो गई। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट ऑल द इनकम whether it is factor or transfer earned by resident of India, resident जो कमा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं है, तो वो प्राइवेट इनकम होती है। प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? नेशनल इनकम बेसिस है, गवर्नमेंट के द्वारा कमाई हुई सारी इनकम इसमें से डिडक्ट कर दूंगी, और प्राइवेट लोगों की वो ट्रांसफर इनकम जो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं, उन सबको ऐड कर दूंगी। और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं प्राइवेट इनकम निकाल सकती हूँ। आई स्टिल एक्सप्लेन दिस, अगर फॉर्मूले को रटने की बजाय फॉर्मूले को समझेंगे तो फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। अगर नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की कमाई हुई सारी इनकम हटा दूं और प्राइवेट लोगों की एक्स्ट्रा कमाई हुई सारी इनकम ऐड कर दूं तो प्राइवेट इनकम निकाली जा सकती है। तो जैसे यहां पर हमने देखा, जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं गवर्नमेंट से या किसी और से, हम लोगों को, गवर्नमेंट दे या गवर्नमेंट के अलावा कोई दे, वो सब मैं ऐड कर दूंगी, वो प्राइवेट इनकम है। कोई भी पब्लिक डेब्ट है उस पर अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी मेरी इनकम है, ऐड कर दूंगी। वहीं अगर इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है किसी के द्वारा तो वो मेरा एक्सपेंस है, यहां पर माइनस कर दूंगी। कोई भी तरह का प्रॉफिट जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज अर्न कर रही है तो वो डिडक्ट कर दूंगी क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम को हटाना है। और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कोई भी है तो उसे भी हटा दूंगी क्योंकि वो अभी राइट नाउ हमारे पास नहीं है। तो ये सारी ही चीजें जब प्लस माइनस की जाएंगी तो यहां पर मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इनकम है पर्सनल इनकम। अभी पर्सनल एंड प्राइवेट इनकम में थोड़ा सा अंतर है। प्राइवेट इनकम में प्राइवेट पीपल के द्वारा अर्न करी हुई सारी इनकम आ जाती है। प्राइवेट इनकम में इंडिविजुअल की भी इनकम आती है, इंस्टीट्यूट्स की भी इनकम आती है।
नाउ अगर मुझे केवल लोगों के द्वारा अर्न करी हुई इनकम की बात करनी है, इंस्टीट्यूट भी हटा दो, तो वो इनकम को पर्सनल इनकम कहा जाता है। जो पर्सनल इनकम है वो प्राइवेट इनकम जैसी सेम होती है, बस इनकम मेथड में हमने देखा था, इफ इट इज अ इंस्टीट्यूट द इनकम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं जो कि इंडिविजुअल्स है, इंसान है, बट रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स ही वो पार्ट ऑफ इनकम है जो कंपनी का कंपनी के साथ रहता है या गवर्नमेंट को चला जाता है, तो वो पर्सनल इनकम में नहीं आता। तो जब मैं प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दूंगी तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर सकती हूँ। एंड लास्ट आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वो टोटल इनकम पर्सन की, इंडिविजुअल्स की, जो वो अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है। जब जब मैं पर्सनल इनकम में से टैक्सेस, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज जो मुझे जबरदस्ती गवर्नमेंट को देनी पड़ रही है, जिसपे मेरा ऑप्शन नहीं है, वो अगर डिडक्ट कर दूं तो बचा हुआ पैसा मेरा पैसा है जो मैं कहीं भी डिस्पोज कर सकती हूँ। सो व्हेनेवर आई विल डिडक्ट टैक्स, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज फ्रॉम पर्सनल इनकम, मुझे क्या मिल जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। चलिए इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पर्सनल इनकम निकालना है एंड नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालने में हमें यहाँ पर एनएनपी एंड एमपी ऑलरेडी गिवन है। एनएनपी एंड एमपी अगर गिवन है तो एनएनपी एंड एफसी निकालने के लिए टैक्स डिडक्ट होंगे, सब्सिडीज ऐड हो जाएंगी। टैक्स डिडक्ट एंड सब्सिडी ऐड करके 1746 हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। अब बात आती है पर्सनल इनकम की, तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए पहले प्राइवेट इनकम निकालनी होगी एंड प्राइवेट इनकम में से जब कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग को माइनस कर दिया जाएगा तो पर्सनल इनकम निकाली जा सकती है। तो इस डाटा, इस क्वेश्चन में जितनी भी ऐसी गवर्नमेंट की इनकम है उसे डिडक्ट करेंगे, वो सारी इनकम जो हमें प्राइवेट रिसीव हो रही है उसे ऐड करेंगे, और कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग को अगर हम डिडक्ट करें तो हम इजीली पर्सनल इनकम निकाल सकते हैं। तो नेशनल इनकम में से यहाँ पर हमने गवर्नमेंट एंटरप्राइज को हुई भी इनकम डिडक्ट करी, उन्होंने जो सेविंग्स करी रिटेन अर्निंग गवर्नमेंट की उससे भी डिडक्ट करा, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो ऐड करा, जो ट्रांसफर्स रिसीव हुए वो ऐड करें, सेविंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस की रिटेन अर्निंग है एंड कॉर्पोरेट टैक्स जिसकी हमने बात करी। जब इन्हीं सारी चीजों को प्लस माइनस करा जाएगा तो पर्सनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम खत्म होता है। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी की बात करता है। जीडीपी होती क्या है, किसी भी देश के टोटल प्रोडक्शन को जीडीपी से शो किया जाता है। टोटल प्रोडक्शन अगर केवल क्वांटिटीज को एडअप करके निकाला जाए तो सही से डाटा शो नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के गुड्स अलग अलग यूनिट्स में शो किए जाते हैं। मगर अगर सारी प्रोडक्शन को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉमनली रुपीज में यूनिट आएगी जिससे प्रोडक्शन को शो किया जा सकता है। तो जब भी हम क्वांटिटी में प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीडीपी को कैलकुलेट किया जा सकता है। जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। जब जब जीडीपी करंट प्राइसेस पे निकाली जाती है, मार्केट में जो भी करंट प्राइसेस चल रहे हैं, जब उन प्राइसेस पे जीडीपी निकाली जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ऑब्वियसली अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल हो रहे होंगे उन प्राइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और जीडीपी निकल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में बताया 2005, 6, 7 प्रोडक्शन 1500, 200 यूनिट कम होता जा रहा है, बट चूंकि प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और बढ़ी हुई प्राइसेस से इंटू करके जीडीपी निकालनी है तो मेरी जीडीपी भी क्या हो रही है, राइज हो रही है। बट वहीं पे जब मैं जीडीपी को बेस प्राइसेस पे निकालूं, मतलब एक कॉमन कांस्टेंट प्राइसेस पे हर साल की जीडीपी कैलकुलेट करूं, तो उसे रियल जीडीपी बोला जाता है, जिसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोला जाता है। अब मैंने यहां पर उसी प्रोडक्शन में जब एक बेस प्राइस को इंटू करा तो मुझे एक्चुअल जीडीपी बढ़ी या कम हुई उसका स्टेट पता पड़ा। तो इससे हमें ये तो समझ आ गया कि अगर जीडीपी का एक्चुअल स्टेट पता करना है तो वो रियल जीडीपी होती है। अब हर साल देश में जीडीपी निकालने के लिए पुरानी प्राइसेस तो इंटू नहीं कर सकते, होती तो करंट प्राइस इंटू है। तो क्या करंट प्राइस की जीडीपी से पुरानी बेस प्राइस की जीडीपी निकाली जाती है? यस, जा सकती है। वी हैव वन फॉर्मूला। रियल जीडीपी कैसे निकाली जा सकती है? जब नॉमिनल जीडीपी में इंटू 100 और प्राइस इंडेक्स जिसे जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है अगर डिवाइड कर दिया जाए तो रियल जीडीपी कैलकुलेट की जा सकती है। इसी फॉर्मूले से नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाला जा सकता है। देखते हैं आगे, इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एक कंट्री की 3000 एंड 4700 करोड़ है। जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने का बोला है। तो जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाय प्राइस इंडेक्स, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर होता है। इसे वहां ले जाऊंगी, इसे यहाँ लाऊंगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाय रियल जीडीपी इज जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ पर हम डिवाइड करें 3000 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100, 63.82 जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर हमारा आता है पर कैपिटा इनकम, जो कि किसी भी देश की पर पर्सन इनकम को शो करता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी टोटल इनकम में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो पर पर्सन इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एडीएस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एडीएस से रिलेटेड फॉर्मूले समझते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सबसे पहले अगर एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा जाए तो एग्रीगेट डिमांड होती क्या है?
एक देश में जितनी भी लोग हैं, सारे तरह के गुड्स की जो भी डिमांड करते हैं एक साल में, उसे एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। एंड चूंकि खर्चे दो चीजों पे होते हैं, इधर कंज्यूमर गुड्स पे होते हैं और कैपिटल गुड्स पे होते हैं, तो ऑल द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय पीपल ऑफ ए कंट्री क्या कहा जाएगा? एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। यहां पर हमने टू सेक्टर इकोनॉमी ली है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अभी अवॉइड किया है। सो सी प्लस आई इज द फॉर्मुला ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से क्या बताना चाह रहे हैं? तो यहां हमने चैप्टर में अज्यूम करा है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन है, मतलब मार्केट का चेंज इन्वेस्टमेंट को नहीं अफेक्ट करेगा। मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है मैं उतना ही करूंगी, मतलब इन्वेस्टमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे विदाउट चेंज इन द मार्केट कंडीशन। इसे हमने क्या बोला? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला। आगे देखते हैं, हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंजम्पशन को समझते हैं, कंजम्पशन क्या होता है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे क्या डिफरेंट कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, रिलेशन ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, उसे कंजम्पशन फंक्शन बोला जाएगा, जिसे एल्जेब्रिकली ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि C इज इक्वल्स टू F इज द फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ इनकम है, हाउ कंजम्पशन रिएक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अभी कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो जब भी मैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन को इनकम और एमपीसी से इनटू करके ऐड करूंगी तो कंजम्पशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां पर हम दोनों चीजों को इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एमपीसी क्या होता है। तो जब जब इनकम के बढ़ने पर बढ़ी हुई इनकम कंजम्पशन को कितना अफेक्ट करेगी, चेंज इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। वहीं पे एक्चुअल इनकम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इनकम इज कंज्यूम, अगर वो मुझे निकालना है तो उसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। सो कंजम्पशन बाय इनकम एपीसी है, कितनी इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है वो एमपीसी को शो करता है। जो एमपीसी है उसे बी से भी डिनोट किया जाता है, पहली चीज। दूसरी, सी बार क्या होता है? भले मेरी इनकम जीरो है, जीरो इनकम पे भी जो मिनिमम मैं कंज्यूम करूंगी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? सी बार बोला जाएगा। तो सी दैट इज कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। बेसिक जो मैं करूंगी और इनकम के बदलने पे और कितना कंजम्पशन बढ़ाती जाऊंगी, जब मैं इसमें ऐड कर दूं तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे कंजम्पशन फंक्शन है, सेम सेविंग फंक्शन है जो कि एक दूसरे से रिलेट करता है। इनकम का जितना हिस्सा हम कंज्यूम कर ले, बचा हुआ हिस्सा सेव होता है, या इनकम है ही नहीं और कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सेविंग से आता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला मैं बता सकती हूं कि जो इनकम है वो इधर कंज्यूम होती है और क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। और अगर उसी से मैं सेविंग फंक्शन पढ़ूं तो सेविंग फंक्शन भी यही बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे क्या मैं डिफरेंट सेविंग करना चाह रही हूं, वो सेविंग फंक्शन है जो कि S इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y से एक्सप्लेन किया गया है। सेम यहां पर हमारी दो चीजें आती है, एमपीएस एंड एपीएस। कितनी इनकम के चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज आया वो एमपीएस को शो करता है। हाउ मच चेंज इन इनकम अफेक्ट चेंज इन सेविंग इज एमपीएस। सेम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना सेव कर रही हूं वो एपीएस के द्वारा शो किया जाता है। सेविंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सेम है कि मिनिमम इनकम लेवल पे जो भी सेविंग विड्रॉल हो रही है, क्योंकि कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, मतलब वो सेविंग विड्रॉल कर रहे हो, एस बार जो कि माइनस होगा हमेशा, वो तो मिनिमम है ही। उसके अलावा इनकम के चेंज होने पे जो भी सेविंग में चेंज हो रहा है अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? सेविंग्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ। आगे कुछ यहाँ पर फैक्ट्स की बात की गई है, हम ध्यान रख ले, डेरिवेटिव हमसे कोई पूछेगा नहीं, केवल हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एवरेज कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर लो तो 1 होनी है हमेशा, मतलब या तो इनकम कंज्यूम हो जाएगी या तो सेव हो जाएगी, और दोनों मिला के 1 के इक्वल होगा। सेम मार्जिनल एडिशनल इनकम जितनी भी कमाई उसका कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाएगा, बचा हुआ सेव हो जाएगा। तो जब जब एपीएस एपीसी ऐड करूंगी 1 आएगा, जब जब एमपीएस एमपीसी ऐड करूंगी तो भी 1 आएगा। मार्जिनली कंजम्पशन और सेविंग्स को ऐड करोगे 1 होगी, एवरेज कंजम्पशन सेविंग को ऐड करोगे 1 होगी। इससे कहीं और फॉर्मूले बने कि एपीएस 1 माइनस एपीसी भी होगा या एपीसी 1 माइनस एपीएस होगा, सेम एमपीसी 1 माइनस एमपीएस भी हो सकता है। तो यहीं पे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ कि सेविंग माइनस एस बार प्लस 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई भी हो सकता है। इन द सेम मैनर 1 माइनस बी इंटू वाई भी हो सकता है। फॉर्मूला अगर हमें बेसिक समझ आता है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहीं पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एपीएस क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एस बाय वाई इसका फॉर्मूला होता है, दैट मीन आई हैव टू कैलकुलेट एस एंड वाई। दो कंडीशन में सी और वाई दे रखा है पहले, तो अगर सी और वाई दे रखा है तो मुझे पता है वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर एस निकालना है तो वाई माइनस सी करना पड़ेगा। वाई माइनस सी करूंगी तो मेरा एस आ गया 800,
y ऑलरेडी 1000 दे रखा है, 800 बाय 1000 एपीएस का फॉर्मूला है, यहाँ पर मेरा एपीएस क्या आ गया 0.8। कोई बोलता कि एपीसी निकालना है तो 1 में से एपीएस माइनस कर दी तो एपीसी निकल जाता, चूंकि होता 0.2। नेक्स्ट वाले केस में तो सेविंग एंड इनकम बोथ गिवन है, दोनों को केवल डिवाइड करना है, हमारा एपीएस कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम्स की बात करें तो इक्विलिब्रियम्स क्या बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होती है, या इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या होती है। तो अ पॉइंट वेयर एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो जिस भी पॉइंट पर एडी एएस की इक्वल है वो आपकी नेशनल इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई ऑब्वियसली इनकम को शो करता है। सो यहाँ फॉर्मूले क्या है, व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस इट इज इक्विलिब्रियम। एडी क्या है, सी प्लस आई, इसी चीज को आगे बताती हूँ। एडी क्या है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, आपकी इनकम जो आप अर्न कर रहे हो। तो यहाँ एक और फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। अभी वाई को हम और क्या बोलते हैं, सी प्लस एस बोलते हैं। जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो इधर कंज्यूम होती है या सेव होती है। तो एक और फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। सी से सी अगर हम यहाँ पर कैंसिल करें तो हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पर इक्विलिब्रियम का बनता है, आई इज इक्वल्स टू एस। जितना भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करा अगर सेविंग के बरोबर हो जाए, मतलब पैसा जितना सेव करा उतना इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी इक्विलिब्रियम की या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की सिचुएशन होती है। अब अगर हम आगे देखें इस पे किस तरीके के फॉर्मुलेस या क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर हमें बोला है एमपीएस और एमपीसी निकालना है। इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में, तो ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि एडीएस के इक्वल है, रिलेटेड फॉर्मुलेस यूज कर सकते हैं। नेशनल इनकम 2400 है, एएस जो कि होता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार 300 है, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो 100 है। अभी मुझे पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, मुझे y गिवन है, i गिवन है, तो मैं c को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब c मेरा कैलकुलेट हो गया तो मैं फॉर्मूला लगा के एमपीसी इजीली निकाल सकती हूँ। c 2400 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 300 है, इनकम ऑलरेडी 2500 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं एमपीसी दैट इज b को कैलकुलेट कर सकती हूँ। और अगर एमपीसी कैलकुलेट हो गया है तो हमें पता है कि 1 में से एमपीसी माइनस कर देंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एमपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन जगल द फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज को जगल करके किसी भी चीज का आंसर निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक लास्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहा है, जो कि क्या बताता है कि जब जब हम इकोनॉमी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो इनकम होती है वो मल्टीपल्स में होती है। सो जितनी इन्वेस्टमेंट करने पर मल्टीपल्स में आपको जो इनकम रिसीव हो रही है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाती है। तो हमने देखा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया, कितने इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पर कितने से इनकम में चेंज आया है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लायर एमपीसी से रिलेट करता है, जितना कंज्यूम करोगे उतनी इनकम इंक्रीज होगी। तो एक और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। चूंकि 1 माइनस एमपीसी एमपीएस भी होता है, तो 1 बाय एमपीएस भी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हो गए मल्टीप्लायर के, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, 1/1 माइनस एमपीसी एंड 1 बाय एमपीएस। अगर हम देखें कि किस तरीके से फॉर्मुलेज यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार आते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 400 है, जिससे इनकम में चेंज 1600 हो रहा है। आपको एमपीसी निकालने का बोला है। एमपीसी निकालने के लिए पहले मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, चूंकि आ रहा है 4। अभी मुझे पता है एक और फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी या 1 बाय एमपीएस। तो एमपीसी कैलकुलेट करना है, ये मुझे पता पड़ गया। तो यहां पर मैं इसी को 4 पुट करूंगी, और जब इसे सॉल्व करूंगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लायर से एमपीसी, एमपीसी से मल्टीप्लायर कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले फॉर्मूले की टुवर्ड्स, जो कि है मनी मार्केट से रिलेटेड। अगर इन फॉर्मुलेस की बात की जाए तो जितने ज्यादा अच्छे से आपको ये फॉर्मुलेज याद होंगे उतने ही अच्छे से आप इन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, फर्स्ट। एंड सेकंड, आप मान के चलिए कि इन फॉर्मुलेस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारा पहला फॉर्मूला, जो कि डिमांड फॉर मनी के बारे में है। MV इज इक्वल्स टू PT, फॉर्मूला है MV इज इक्वल्स टू PT, वेयर M बिलोंग्स टू मनी, V बिलोंग्स टू वेलोसिटी, P बिलोंग्स टू प्राइस एंड T बिलोंग्स टू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। केवल अगर आपको ये फॉर्मूला एंड उनके फुल फॉर्म्स पता है तो मेजरली क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसमें 4 में से कोई 3 इंफॉर्मेशन का डाटा गिवन होता है, केवल एक चीज का डाटा आपको फाइंड आउट करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। इफ प्राइस ऑफ गुड इज ₹10 एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 4 टाइम्स एंड वेलोसिटी ऑफ मनी इज 2, कैलकुलेट डिमांड फॉर मनी। सो आपको यहाँ पर फॉर्मूले की 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, अदर इंफॉर्मेशन जिसकी भी गिवन नहीं वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखते हैं फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है MV इज इक्वल्स टू PT। चूंकि वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करना है, डिमांड फॉर मनी कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PT डिवाइडेड बाय V, वेयर प्राइस जो है वो 10 है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वेलोसिटी 2 है, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 4 है। 10 इंटू 4 बाय जब हम 2 करेंगे तो जो हमारा डिमांड फॉर मनी आएगा वो हो जाएगा 20।
इसी में हमारा डिमांड फॉर मनी का एक और फॉर्मूला आता है जिसे हम कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, MD is equals to KPY, MD is equals to KPY, now where K belongs to Cambridge K, P belongs to price, Y belongs to real income and PY belongs to nominal income। अब अगर यहाँ पर मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि यूजुअली क्वेश्चन आता है, तो हम MD डिवाइडेड बाय अगर PY करेंगे तो कैम्ब्रिज K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ नॉमिनल इनकम इज 10,000, दैट मीन जो हमारा यहाँ पर PY है वो है 10,000। डिमांड फॉर मनी इज 2,000, दैट मीन जो MD है वो 2,000 है। अब अगर आपसे बोला जाए कैम्ब्रिज K की वैल्यू निकालनी है, सिंपली MD डिवाइडेड बाय PY करना है। यहाँ पर जो हमारा MD है वो 2,000 है, जो हमारा PY है वो 10,000 है। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी जो कि होगी 0.2। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मनी मार्केट या मनी चैप्टर से रिलेटेड मनी की वैल्यू निकालने के फॉर्मूलेस की बात की जा रही है। मनी को कैलकुलेट करने के कुछ 4 फॉर्मूलेस होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। सारे ही फॉर्मूलेस अगर हम अच्छे से लर्न कर लें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में वैल्यूज को पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। टोटल मनी सप्लाई इन अ कंट्री इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। M1 मेथड ये बताती है कि अगर आपको एक कंट्री में कितनी मनी सप्लाई है वो कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग करेंसी विद पब्लिक प्लस जितने भी डिमांड डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम के साथ, वेदर इट इज करंट और सेविंग डिपॉजिट्स, प्लस जितने भी RBI के पास अदर डिपॉजिट्स हैं। इन 3 चीजों को ऐड करके M1 मेथड से मनी सप्लाई निकाला जा सकता है। यहां पर करेंसी विद पब्लिक को निकालने का फॉर्मूला है, जो कि करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन है, जितने भी करेंसी नोट सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, जितने भी कॉइन सर्कुलेशन में वेदर बिग और स्मॉल, उसमें से कैश इन हैंड विद बैंक को हम अगर डिडक्ट कर दें तो यहां पर हम करेंसी विद पब्लिक निकाल सकते हैं, जिससे M1 मेथड से मनी सप्लाई निकाला जा सकता है। M1 मेथड के अलावा 3 और मेथड्स हैं। M2 मेथड में अगर M1 प्लस M1 आपको निकालना होगा। M1 में अगर हम जितनी भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस के पास उसे ऐड कर दें तो M2 मेथड से मनी सप्लाई निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं। M3 मेथड हमारा यहाँ पर बोलता है कि अगर हम M1 में टाइम डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम के साथ है वो ऐड कर दें तो M3 मेथड से कैलकुलेट किया जा पाएगा। वही M4 मेथड में M3 मेथड का यूज होता है। सो मेक श्योर M1 मेथड पूरा फॉर्मूला है जिससे मनी सप्लाई निकलेगा, M2 मेथड में M1 यूज होगा, M3 मेथड में भी M1 यूज होगा, बट M4 मेथड में M3 यूज होगा, जिसमें हम जितने भी टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC को छोड़कर जितने भी डिपॉजिट्स हैं अगर उनको ऐड कर दें तो M4 मेथड से मनी सप्लाई निकाला जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। कैलकुलेट M2 व्हेन M1, M2 निकालना है, M2 मेथड से मनी सप्लाई निकालना है। M1 ऑलरेडी गिवन है 1,40,000 करोड़, इन सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक बता रखा है जो कि 20,000 करोड़ है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पर M2 मेथड से मनी सप्लाई निकाल सकते हैं। 1,40,000 करोड़ प्लस 20,000 करोड़, जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1,60,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस और फॉर्मुलेज आ रहे हैं मल्टीप्लायर से रिलेटेड कि एक देश में बैंक्स इनिशियल डिपॉजिट्स के साथ कितने मल्टीपल में क्रेडिट को क्रिएट कर सकती है। यहां पर 2 फॉर्मूले आते हैं, एक क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आता है, एक क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला आता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर वो एक डिजिट बताता है जिसके मल्टीपल्स में क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन वाला डिजिट बता रहा है। वहीं पे क्रेडिट क्रिएशन कितना टोटल में क्रेडिट क्रिएट कर पा रही हूं उसे बताता है। दोनों का बेस सेम है, बेस मल्टीप्लायर है। अगर मैं जितना भी रिजर्व रिक्वायर्ड है अगर उसे 1 को डिवाइड कर दूं तो मुझे मल्टीप्लायर पता पड़ेगा। इसी मल्टीप्लायर में जो मेरे इनिशियल डिपॉजिट से अगर उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती हूं ये पता पड़ेगा। तो 1/RRR क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है और उसी 1/RRR में जब इनिशियल डिपॉजिट इनटू कर दिए तो क्रेडिट क्रिएशन पता लगाया जा सकता है। तो इसका अगर एक और फॉर्मूला हम देखें तो इनिशियल डिपॉजिट्स में अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्रेडिट क्रिएशन पता लगाया जा सकता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में से रिलेटेड आते हैं। Compute credit multiplier if the required reserve ratio is 10% and 12.25%। तो यहां पर 2 रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो RRR गिवन है और आपको बता रखा है कि आपके इनिशियल डिपॉजिट्स कितने, जो कि 1 लाख के। अब हम देखते हैं कि यहां पर इन दोनों रेट से कितना बैंकिंग सिस्टम मनी क्रिएट कर सकता है। तो जब रिटर्न जो रिजर्व रिक्वायर्ड रेट है वो 10% है, तो जो मेरा क्रेडिट मल्टीप्लायर आ रहा है वो आ रहा है 10। मतलब जितने भी डिपॉजिट्स में उनमें जब मैं 10 इंटू करूंगी तो मुझे पता पड़ जाएगा मैं कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती हूँ। मल्टीप्लायर निकालने के लिए केवल 1/RRR करना है। 1/RRR अगर 10% है तो 1/10% दैट इज 10/100 करेंगे, रेसिप्रोकल जाएगा 100/10 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, जो मेरा मल्टीप्लायर है वो आ गया 10।
वहीं पे अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेट 12.5% है तो 1 को 12.5% से जब डिवाइड करेंगे रेसिप्रोकल आएगा तो हमारा जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो आ जाएगा 8। जितने भी डिपॉजिट्स हैं जब 10 इंटू करूंगी तो मैं निकाल सकती हूँ कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। इस रेट के हिसाब से 8 इंटू करूंगी तो निकाल सकती हूँ कितना क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर दोनों रेट के क्रेडिट क्रिएशन निकालने तो 1 लाख में जब मैंने 10 इंटू करा तो 10 लाख का क्रेडिट क्रिएट कर पाई। उसी 1 लाख में जब रिजर्व रिक्वायर्ड 12.5% था तो 8 इंटू करके 8 लाख तक का क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर का है। कुछ दो फॉर्मुलेज हमारे पास यहाँ पर है। पहला फॉर्मूला मनी सप्लाई बाय मॉनेटरी बेस है। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस सी बाय आर प्लस ई प्लस सी है। सिंपली अगर आप फॉर्मुलेज ध्यान रखते हैं तो वैल्यूज कैलकुलेट करके फॉर्मुलेज पे पुट करना है। डेरिवेशन कहां से आया अगर आप ये नहीं क्रैक कर पा रहे हैं वो कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फॉर्मूले का याद रहना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में फॉर्मुलेज डिजिट्स गिवन होंगी, हमें केवल कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। पहला फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, मनी सप्लाई बाय मॉनेटरी बेस। क्वेश्चन है मनी सप्लाई 1000 करोड़ है, मॉनेटरी बेस 250 करोड़ है। अब यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है। मनी सप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 250 करूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4। वेरी इजी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस सी बाय आर प्लस ई प्लस सी। नाउ हियर यू हैव टू कैलकुलेट सी ई एंड आर, स्मॉल सी स्मॉल ई स्मॉल आर। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इफ आई वांट टू कैलकुलेट स्मॉल सी, मुझे इसे C by D से डिवाइड करना होगा। Here capital C belongs to currency, capital D belongs to deposits. If I want to calculate E, E is the ratio of excess reserve by deposit. जितने भी एक्सेस रिजर्व्स हैं जब उनको डिपॉजिट से डिवाइड करूंगी तो E कैलकुलेट कर सकती हूँ। वहीं पे इफ आई वांट टू कैलकुलेट स्मॉल r, what I have to do is to divide reserve by deposits. So basically this small c, small e and small r are ratios to the deposits. E is ratio of excess reserve with deposit, R is ratio of reserve with deposit and C is a ratio of currency with the deposits. देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको स्मॉल आर गिवन है, ऑलरेडी निकालना नहीं है, 10% है, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, स्मॉल आर 0.10 होगा। C गिवन है 400 बिलियन, डी गिवन है 800 बिलियन, एक्सेस रिजर्व गिवन है 0.8 बिलियन और बता रखा है कि जो मनी सप्लाई है वो करेंसी प्लस डिपॉजिट्स है। यहां पर मुझे पता है आर ऑलरेडी गिवन है, मुझे फॉर्मूले के लिए सी और ई निकालना रिक्वायर्ड है। सी के लिए सी को डी से डिवाइड कर दिया जाएगा 400 बाय 800 जो कि होगा 0.5। ई के लिए एक्सेस रिजर्व को डिपॉजिट से डिवाइड करेंगे जो कि 0.8 बाय 800 0.001 होगा। आर ऑलरेडी गिवन है, दोनों वैल्यू को जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी तो उससे कैलकुलेटर की मदद से यूज करके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 2.5। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पर देखा इफ यू वांट टू कैलकुलेट रिजर्व रेपो रेट तो हमें उसके लिए रेपो -1 करना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर रिजर्व रेपो में 1 ऐड कर दिया जाए तो आपको रेपो पता लगाया जा सकता है। वहीं पे रेपो में +1 कर दिया जाए तो आप MSF निकाल सकते हैं। 1 का डिफरेंस है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। व्हाट विल बी द रेपो रेट इफ रिजर्व रेपो रेट इज 5। अगर रिजर्व रेपो रेट 5 है तो सिंपली बाय एडिंग 1 हम क्या निकाल सकते हैं, रेपो रेट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो पब्लिक फाइनेंस के बारे में है। पब्लिक फाइनेंस में हमने यहाँ पर देखा कि व्हाट इफ यू वांट टू कैलकुलेट सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है। तो जब भी प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड किया जाएगा तो सोशल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ आई ऐड प्राइवेट कॉस्ट विद एक्सटर्नल कॉस्ट मैं क्या निकाल सकती हूँ, सोशल कॉस्ट निकाल सकती हूँ। बड़े ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बता रखा है यहाँ पर प्राइवेट कॉस्ट है हमारी 100, एक्सटर्नल कॉस्ट है हमारी 20, सोशल कॉस्ट निकालनी है जो कि क्या हो जाएगी 120। तो आप देखेंगे मोर ओवर फॉर्मूला का खेल है, अगर फॉर्मूले याद है आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेफिसिट्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। अगर डेफिसिट्स की बेसिक डेफिनेशन जानी जाए तो क्या होती है, जब जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं सो जो डिफरेंस है उन्हें डेफिसिट बोला जाता है। हमारे यहाँ 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। उसका मतलब क्या है, जब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होंगे सो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। सेकंड तरह का डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट, ओवरऑल डेफिसिट की बात करता है। तो यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर्स को टोटल रिसिप्ट से डिडक्ट किया जाता है। बट टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स को रिसिप्ट्स का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि इन डेफिसिट्स को रिजॉल्व करने की मेथड बोरोइंग्स है। इन डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा, अगर वो बोरोइंग्स रिसिप्ट्स में मैं ऐड कर दूंगी तो डेफिसिट मुझे पता ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स।
एंड लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, जो कि प्राइमरी अमाउंट बताता है आपका क्या डेफिसिट का है। तो फिस्कल डेफिसिट में से जब मैं इंटरेस्ट लायबिलिटीज हटा दूंगी तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट पता पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और इन्फॉर्मेशन से डेफिसिट्स को कैलकुलेट करना है। अब अगर इस सेड इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले मैं रेवेन्यू डेफिसिट निकालना चाहूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ है। एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट 24,500 दे रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट 20,000 दे रखी है, इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 4,500। आगे बढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर्स में अगर निकालूं तो यहाँ पर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, दोनों को जब ऐड करूंगी तो टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा। टोटल रिसिप्ट से मुझे बोरोइंग्स को नहीं लेना, उसके अलावा सारी रिसिप्ट्स ले सकती हूँ। सो ये तीन रिसिप्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल रिसिप्ट पता पड़ेगी। जब इन दोनों को डिडक्ट किया जाएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट। एंड वेरी इजी, जब इस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा तो कौन सा डेफिसिट आ सकता है, प्राइमरी डेफिसिट। और जो ये इंटरेस्ट की वैल्यू है वो है 2000। तो यहां जब मैंने 15,000 में से 2000 डिडक्ट करा तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट आया। तो यहीं पे हम इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मुलेस कवर कर चुके हैं। जितने भी फॉर्मुलेस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। मोस्टली देखा जाता है एवरी ईयर एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड. So I hope this video can cover 20 questions of yours in the paper. What you have to just do is practice at home. Formulas को आप ध्यान रखें and I hope this video helps you a lot. अगर आपको ये जो PDF है उसकी लिंक रिक्वायर्ड है तो नीचे डिटेल्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. Thank you so much.